कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो गई थीं। कैंपस में हर तरफ पोस्टर लगे थे और चारों तरफ बस उसी की चर्चा थी। हर ग्रुप अपने अपने आइडियाज पर काम कर रहा था। कबीर की टीम आलीशान हॉल में बैठकर बड़े बड़े चार्ट और फंडिंग प्लान बना रही थी। उसके पास पैसे, रिसोर्सेज और नेटवर्क सब कुछ था। वह बार बार ऊंची आवाज में बोलता, बिजनेस सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, ताकत और पैसा चाहिए। और ये दोनों मेरे पास हैं। दूसरी ओर आरव लाइब्रेरी के एक शांत कोने में बैठा था। उसके पास कोई टीम नहीं थी, बस एक लैपटॉप और नोटबुक। पर उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे उसे सब पता हो कि क्या करना है। अमीरा अक्सर उसे दूर से देखती। कभी वह नोटिस करती कि आरव घंटों पुराने रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा है, कभी किसी गुमनाम इन्वेस्टर के बारे में खोज कर रहा है। उसके दिल में सवाल उठता, ये लड़का कौन है? इतनी समझ और धैर्य एक आम इंसान में कैसे हो सकता है? कंपटीशन से एक हफ्ता पहले यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में एक सरप्राइज गेस्ट आया। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक मिस्टर राघव मेहता। उन्हें जजों में शामिल किया गया था। कबीर गर्व से बोला, बस अब मेरी जीत पक्की है। मेरे पापा का भी उनसे पुराना कनेक्शन है। लेकिन जब आरव ने उस नाम को सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह जानता था कि मिस्टर राघव मेहता वही इंसान हैं जिन्होंने उसके असली परिवार के बिजनेस साम्राज्य को कभी करीब से देखा था। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, अब खेल और दिलचस्प हो गया है। कंपटीशन का पहला दिन आ गया। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। देश भर से आए स्टूडेंट्स अपने आइडिया लेकर स्टेज पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। जजों की टेबल पर बैठे थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स। बीच में बैठे थे मिस्टर राघव मेहता। उनकी तीखी निगाहें हर प्रेजेंटेशन को बारीकी से परख रही थीं। सबसे पहले कबीर की टीम को बुलाया गया। प्रोजेक्टर ऑन हुआ और स्क्रीन पर आलीशान स्लाइड्स चमक उठीं। कबीर ने आत्मविश्वास से कहा, हम एक ऐसी ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जो अमीर और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों को डायरेक्ट सर्विसेज मुहैया कराएगी। पर्सनल जेट, यॉट, लग्जरी विला बुकिंग, सब कुछ एक क्लिक पर। हॉल तालियों से गूंज उठा। कई स्टूडेंट्स ने वाहवाह की। कबीर ने गर्व से जजों की ओर देखा। लेकिन मिस्टर मेहता का चेहरा भावहीन था। उन्होंने बस एक सवाल किया, तुम्हारा आइडिया अमीरों के लिए है, लेकिन असली बिजनेस वही होता है जो आम लोगों की जिंदगी बदल दे। क्या तुम्हारे पास उस दिशा में कोई सोच है? कबीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सर, अमीर लोग ही असली मार्केट हैं। पैसा वहीं से आता है। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन मेहता की आंखों में निराशा उतर आई। अब बारी थी आरव की। वह अकेला स्टेज पर आया। उसके पास कोई टीम नहीं थी, कोई चमकदार स्लाइड्स नहीं थीं। सिर्फ एक साधारण सी नोटबुक और लैपटॉप। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा आइडिया बड़ा नहीं, लेकिन सच्चा है। हमारे देश में लाखों छोटे किसान हैं जिन्हें अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता। मैं एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जहां किसान बिना बिचौलियों के सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकें। कमाई किसान का। हॉल एकदम शांत हो गया। आरव की आवाज सधी हुई थी, लेकिन उसके शब्द दिलों तक पहुंच रहे थे। अमीरा की आंखें चमक उठीं। मिस्टर मेहता धीरे से मुस्कुराए और बोले, यही है असली सोच, जो बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समाज बदल दे। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे ऑडिटोरियम में गूंजने लगी। कबीर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था।
आरव मंच से उतरा तो उसने मन ही मन कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। पहले राउंड के बाद पूरे कैंपस में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आरव। उसकी सादगी और गहराई ने सबका दिल जीत लिया था। जजों ने ऐलान किया, अगला राउंड होगा रियल टाइम बिजनेस टास्क। हर टीम को 48 घंटे में एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट खड़ा करना होगा, जिससे पता चले कि आपका आइडिया जमीन पर कितना टिक सकता है। यह सुनते ही सब में खलबली मच गई। कबीर ने अपनी टीम से कहा, आरव की यह चमकदमक अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इस बार हम उसे खेल से बाहर कर देंगे। उसकी टीम ने सिर हिलाया। उन्होंने गुपचुप प्लान बनाना शुरू किया। आरव की रिसर्च डाटा चुराना, उसके लैपटॉप में वायरस डालना, यहां तक कि उसके सामने नकली सपोर्टर्स भेजकर उसे गलत दिशा देना। उधर आरव पूरी तन्मयता से अपने काम में लगा था। उसने शहर के पास के कुछ किसानों से संपर्क किया। फोन पर ही उन्हें समझाया कि कैसे वह उनके सामान को सीधे कॉलेज के कैंटीन और लोकल मार्केट तक पहुंचा सकता है। किसानों के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। अमीरा ने यह सब देखा तो वह चौंक गई। ये लड़का बिना किसी टीम और पैसे के इतना बड़ा कदम उठा रहा है। लेकिन रात को जब आरव अपनी नोटबुक के साथ हॉस्टल लौटा तो देखा उसका लैपटॉप चालू ही नहीं हो रहा। उसकी सारी फाइलें गायब थीं। वह कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, लगता है खेल और गहरा हो रहा है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं। दूसरी ओर कबीर अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। अब देखो, बिना डेटा के वो कुछ नहीं कर पाएगा। कल सबके सामने उसकी पोल खुल जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आरव की असली ताकत उसके डेटा में नहीं, उसकी सोच और कनेक्शन में थी। उसने अपनी जेब से एक पुराना फोन निकाला, जिसमें गिने चुने नंबर सेव थे। उसने उनमें से एक नंबर मिलाया। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल मुझे साबित करना है कि किसान और ग्राहक बिना बिचौलियों के जुड़ सकते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, आरव, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूंगा। आरव ने मुस्कुराकर फोन काट दिया। अब देखना, खेल कौन जीतता है। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। लैपटॉप बंद पड़ा था, फाइलें गायब थीं, लेकिन उसके दिमाग में अब भी आइडिया जिंदा था। उसने खुद से कहा, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो दिमाग और लोगों का भरोसा ही मेरी असली ताकत है। पहला संघर्ष। सुबह सुबह वह कैंपस से बाहर निकला और लोकल मंडी पहुंचा। वहां उसने किसानों से मुलाकात की। शुरुआत में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। बेटा, बहुत लोग आए और बड़े बड़े वादे करके गए। हमें क्या मिलेगा? आरव ने जेब से अपने सारे पैसे निकाल दिए, जो उसकी हॉस्टल फीस और खाने के लिए बचाए हुए थे। आपका माल मैं खरीदूंगा और सीधे कैंटीन व कॉलेज मार्केट में बेचूंगा। अगर घाटा हुआ तो नुकसान मेरा होगा, लेकिन अगर मुनाफा हुआ तो आधा आधा बांटेंगे। किसानों की आंखों में भरोसा जगने लगा। एक बुजुर्ग किसान ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुझमें सच्चाई दिखती है, हम तेरा साथ देंगे। दूसरी मुश्किल। अब सवाल था, माल को मंडी से कॉलेज तक कैसे पहुंचाया जाए। आरव के पास कोई गाड़ी नहीं थी। ऑटो और ट्रक वाले पैसे मांगते जो उसके पास नहीं थे। तभी उसने अपने पुराने दोस्त रमेश को याद किया, जो हॉस्टल में मैस चलाता था। उसके पास एक पुराना टेम्पो था। आरव ने कहा, भाई, बस 2 दिन के लिए तेरा टेम्पो चाहिए।
पेट्रोल मैं जुगाड़ कर लूंगा। रमेश ने हंसते हुए चाबी थमा दी। तेरे जज्बे को देखकर इनकार नहीं कर सकता। आरव ने लोकल गैरेज में जाकर छोटे छोटे काम किए। वहां बाइक धोने और टायर पंप भरने से जो पैसे मिले, उन्हीं से पेट्रोल खरीदा। तीसरी चुनौती। कॉलेज कैंटीन ने शुरू में मना कर दिया। हम पहले से ठेकेदारों से माल लेते हैं, तेरा सामान क्यों लें? आरव ने शांत स्वर में कहा, एक बार ट्राई कर लीजिए, सस्ता भी होगा और ताजा भी। अगर आपको घाटा लगे तो पूरा नुकसान मैं उठाऊंगा। कैंटीन मैनेजर मान गया। पहली बार कैंटीन में लोकल किसानों का ताजा सामान पहुंचा। छात्रों ने जब खाना खाया तो चौंक गए। ये तो पहले से कहीं ज्यादा अच्छा और सस्ता है। धीरे धीरे खबर फैल गई। छोटे छोटे स्टॉल वाले भी सीधे आरव से सामान लेने लगे। कबीर की चाल। उधर कबीर ने जब यह सब सुना तो उसका गुस्सा भड़क उठा। ये लड़का हार मानने वाला नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जजों के सामने हीरो बन जाएगा। उसने अपने आदमियों से कहा, उसका टेम्पो रास्ते में रोक दो, माल कॉलेज तक पहुंचने ही नहीं देना है। लेकिन जब टेम्पो रोका गया, आरव खुद ट्रक के पीछे बैठा हुआ था। उसने डरे बिना कहा, रास्ता रोक सकते हो लेकिन मेरा इरादा नहीं। वह खुद बोरे उतार उतार कर कॉलेज तक पैदल ले गया। कई स्टूडेंट्स ने यह नजारा देखा और उसके साथ हो लिए। भीड़ ने मिलकर सारा माल कैंटीन तक पहुंचा दिया। अमीरा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये लड़का जीत चाहे या हार, लेकिन इंसानियत और मेहनत से हर दिल जीत चुका है। कंपटीशन के 48 घंटे पूरे हो गए। पूरा ऑडिटोरियम फिर से भरा हुआ था। हर टीम अपने अपने अनुभव और नतीजे जजों के सामने रख रही थी। सबसे पहले कबीर की टीम स्टेज पर गई। उसने ग्राफ और चार्ट्स दिखाते हुए कहा, हमने एक वर्चुअल प्रोटोटाइप बनाया है जो हाई क्लास कस्टमर्स को टारगेट करता है। निवेश मिलने के बाद ये ऐप लाखों का मुनाफा कमा सकती है। जजों ने सवाल पूछे, क्या तुम्हारे पास कोई रियल प्रूफ है कि लोग इसे अभी इस्तेमाल करना चाहेंगे? कबीर ने हकलाते हुए कहा, अभी तो नहीं, लेकिन बड़े पैसे से सब संभव है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब बारी आई आरव की। वह साधारण कपड़ों में थकाहारा लेकिन आत्मविश्वास से भरा स्टेज पर आया। उसके पीछे 4 से 5 किसान खड़े थे और कुछ स्टूडेंट्स भी जो उसकी मदद कर रहे थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की। सिर्फ भरोसा और मेहनत से ये साबित किया है कि किसान और ग्राहक बिना बिचौलियों के भी सीधे जुड़ सकते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने कैंपस की कैंटीन और स्टॉल्स को ताज़ा सामान पहुंचाया। किसानों को सही दाम मिला और छात्रों को सस्ता व अच्छा खाना। उसने आंकड़े दिखाए। सिर्फ 48 घंटे में 200 किलो सब्जियां और फल सीधे बिके। किसानों की आमदनी दोगुनी हुई और स्टूडेंट्स को 30% सस्ता खाना मिला। हॉल तालियों से गूंज उठा। किसानों ने स्टेज पर आकर हाथ जोड़कर कहा, बेटा तू ही असली विजेता है। मिस्टर राघव मेहता खड़े हो गए। उनकी आवाज गूंज उठी, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आने वाले भारत की तस्वीर है। आरव, तुमने दिखा दिया कि असली बिजनेस समाज के लिए होना चाहिए। भीड़ ने तालियां बजाईं। अमीरा की आंखों में चमक थी। वह धीरे से फुसफुसाई, आरव, अब मुझे यकीन है कि तुम्हारे भीतर कोई गहरा राज छुपा है। कबीर का चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो चुका था।
उसने अपने आप से कसम खाई, ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। मैं इसे मिटाकर ही दम लूंगा। जजों ने रिजल्ट घोषित किया। फर्स्ट राउंड और प्रैक्टिकल टास्क का विनर है आरव। हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रिजल्ट की घोषणा के बाद सब लोग आरव को घेरकर बधाई देने लगे। लेकिन आरव भीड़ से निकलकर चुपचाप कैंपस के बाहर चला गया। वह हमेशा ही अपनी जीत पर शोर मचाने से बचता था। रात का वक्त था। कैंपस के पीछे की पुरानी झील के किनारे आरव अकेला खड़ा था। उसने जेब से एक पुराना, खरोंचों से भरा मोबाइल निकाला और उसमें छुपा हुआ सिक्योर ऐप खोला। स्क्रीन पर एक नाम चमका, वीके ग्रुप हेडक्वार्टर्स। आरव ने कॉल मिलाया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, यंग मास्टर, आपकी प्रगति रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। मिस्टर राघव मेहता ने खुद आपको नोटिस किया है। बस अब समय आ रहा है कि आप अपनी असली पहचान दुनिया के सामने लाएं। आरव ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अभी नहीं। यहां सब मुझे एक गरीब, साधारण स्टूडेंट समझते हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब सही समय आएगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। फोन काटकर उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसकी आंखों में अब साधारण स्टूडेंट की मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक शेर की गहराई और ठंडापन था। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे खड़ी अमीरा यह सब सुन चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो आरव वाकई कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन आखिर वह है कौन? अगली सुबह कैंपस में हर जगह आरव की चर्चा थी। लेकिन आरव हमेशा की तरह चुपचाप लाइब्रेरी के कोने में बैठा अपनी नोटबुक पर लिख रहा था। अमीरा ने धीरे धीरे उसके पास आकर कुर्सी खींची। उसकी आंखों में सवाल भरे हुए थे। आरव, उसने धीमे स्वर में कहा, कल रात मैंने वो सब सुना जो तुम फोन पर कह रहे थे। आरव का हाथ नोटबुक पर रुक गया। उसकी आंखें एक पल के लिए जमीन पर टिक गईं। फिर उसने बिना ऊपर देखे कहा, तुम्हें क्या लगा मैं कोई रहस्य छुपा रहा हूं? अमीरा ने गहरी सांस ली। हाँ, और वो रहस्य छोटा नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सोचने का तरीका और वो फोन कॉल। तुम्हारे बारे में जो दिखता है वो सच्चाई नहीं है। तुम सच में कौन हो, आरव? आरव ने नोटबुक धीरे से बंद की। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी चुप्पी छिपी थी। अमीरा, उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सच ज्यादा बोझिल होता है। अगर मैं सब बता दूं तो शायद तुम मुझसे दूरी बना लो। अमीरा ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, दूरी? या फिर शायद मैं और करीब आ जाऊं। लेकिन मुझे आधा सच मत दो। तुम चाहे कितने भी राजदार क्यों न हो, मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे दुनिया ने खोया हुआ मान लिया था। एक ऐसा नाम जो आज भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में डर की तरह लिया जाता है। लेकिन अभी समय नहीं आया है, अमीरा। जब सही वक्त आएगा, सब जान जाओगी। अमीरा के दिल में सन्नाटा छा गया। वह समझ गई कि आरव कोई आम स्टूडेंट नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक तूफान छिपा है। उसने बस धीरे से कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें अपने सच का बोझ साझा करना हो, तो मैं यहीं रहूंगी। आरव की आंखों में पहली बार एक नरमी उतर आई। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा,
शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती होगी कि तुम मेरे सच के बहुत करीब आ रही हो। कबीर की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। आरव की हर जीत उसकी हार बन चुकी थी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ आरव को नहीं बल्कि अमीरा को भी निशाना बनाने का फैसला किया। रात को अपने पेंट हाउस में बैठकर उसने अपने दोस्तों से कहा, ये लड़का अकेले हीरो बनता जा रहा है और अमीरा, जो पहले मेरी दोस्त थी, अब उसी की तरफ खींच रही है। अगर मैंने इन्हें अलग नहीं किया तो ये दोनों मिलकर मुझे मिटा देंगे। उसके एक साथी ने पूछा, तो प्लान क्या है? कबीर ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए कहा, प्लान सीधा है, आरव की इमेज तोड़ो और अमीरा को उसके खिलाफ कर दो। अगर लड़की उसके खिलाफ हो गई तो वो खुद बिखर जाएगा। चाल की शुरुआत। अगले दिन कॉलेज में अचानक अफवाह फैल गई। आरव असली गरीब नहीं है। उसका असली चेहरा कुछ और है। वो किसी बड़े बिजनेस हाउस से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर नकली पोस्ट फैलने लगे। किसी ने उसकी तस्वीरें एडिट कर डालीं, किसी ने झूठे बैंक रिकॉर्ड्स डाले। स्टूडेंट्स में कानाफूसी शुरू हो गई। कहीं सच में वो धोखा तो नहीं दे रहा? क्या पता ये किसान वाला ड्रामा सिर्फ शो ऑफ हो। अमीरा पर वार। कबीर ने एक और चाल चली। उसने अमीरा को एक अनजान ईमेल भेजा जिसमें आरव की एक झूठी डॉक्यूमेंट फाइल थी। उसमें लिखा था, आरव दरअसल अरबों की कंपनी का वारिस है, लेकिन यहां नकली गरीब बनकर खेल रहा है। अमीरा ने फाइल खोली और उसका दिल दहल गया। तो जो मैंने कल रात सुना था, शायद ये सच हो। वह उलझन में थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि आरव सच्चा है, दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि शायद वो सबको धोखा दे रहा है। आरव की मुश्किल। आरव ने देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। अब उन्हीं हाथों से फुसफुसाहट और शक उठ रहे थे। वह समझ गया, ये कबीर का खेल है। मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं हूं। उसने नोटबुक खोली और लिखा, अब वक्त आ गया है कि खेल उसी की चाल से खेला जाए। अगर कबीर साजिश करेगा तो मैं उसे सच से जवाब दूंगा। कॉलेज का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। जहां कुछ दिन पहले तक सब आरव की तारीफ कर रहे थे, अब वही लोग उसके पीछे फुसफुसा रहे थे। आरव जानता था कि यह सब कबीर की चाल है। वह रात को अकेले कैंपस के मैदान में बैठा था। आसमान में हल्का चांद चमक रहा था और उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा उतर रहा था। उसने अपने फोन पर वही झूठी पोस्ट्स देखीं जो उसके खिलाफ फैलाई जा रही थीं। चेहरे पर मुस्कान आई, मगर आंखों में ठंडक उतर आई। कबीर सोचता है कि झूठ से मैं हार जाऊंगा, लेकिन असली ताकत सच और भरोसा है। अब वक्त आ गया है कि उसकी चाल उसी पर पलट दूं। अगले ही दिन आरव सीधे ऑडिटोरियम पहुंचा। वहां दर्जनों स्टूडेंट्स जमा थे और सोशल मीडिया वाली बातें हर जुबान पर थीं। आरव ने बिना घबराए माइक पकड़ा और बोला, तुम सब लोग मुझसे सवाल कर रहे हो कि मैं कौन हूं। तो सुनो, मैं अमीर हूं या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने किसानों को उनके हक का दाम दिलाया या नहीं। क्या तुम में से किसी ने सस्ता और अच्छा खाना नहीं पाया? क्या किसानों ने अपने माल का सही दाम नहीं लिया? अगर हाँ, तो फिर झूठी कहानियों से सच नहीं मिटाया जा सकता। भीड़ एकदम शांत हो गई। कई स्टूडेंट्स ने आपस में देखा और सिर हिलाने लगे। इसी बीच वही किसान जिनके साथ आरव ने काम किया था, अचानक ऑडिटोरियम में आ गए। उनके हाथों में सब्जियों की टोकरियां थीं। उन्होंने सबके सामने कहा,
ये लड़का हमारा बेटा है। अगर ये न होता तो हमारा माल सड़ जाता। इसने हमें हमारी मेहनत का असली दाम दिलाया। अगर ये हमें धोखा दे रहा होता तो हम आज यहाँ उसके साथ क्यों खड़े होते। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। स्टूडेंट्स ने। कबीर, जो पीछे खड़ा यह सब देख रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा था कि अफवाह से आरव टूट जाएगा, लेकिन उल्टा अब वह और बड़ा हीरो बन गया था। आरव ने बस एक नजर कबीर की तरफ डाली और फिर मंच से उतर गया। उस नजर में चुनौती भी थी और ठंडा आत्मविश्वास भी। कबीर ने मुट्ठी भींच ली। तू खेलना चाहता है आरव? तो अब मैं वो चाल चलूंगा जिससे तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कबीर की आंखों में अब सिर्फ नफरत और बदला बाकी रह गया था। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और गुस्से से बोला, अफवाह से कुछ नहीं हुआ। अब इस खेल को खून और डर के रास्ते से खेलना होगा। आरव को सिर्फ इमेज से नहीं बल्कि जान से भी डराना पड़ेगा। उसके साथी घबराए, लेकिन कॉलेज के अंदर कुछ नहीं कर सकते। कैमरे लगे हैं। कबीर मुस्कुराया। कैंपस के बाहर बहुत अंधेरी जगहें हैं। वहां न कैमरे हैं न गवाह। बस इंतजार करो। आज रात वो अकेला हॉस्टल से बाहर जाएगा और वहीं उसकी कहानी खत्म कर देंगे। रात ढल चुकी थी। आरव अपनी नोटबुक और फोन लेकर कैंपस से बाहर पुराने बाजार की ओर निकला। वह किसानों से अगले सप्लाई की बात करने जा रहा था। रास्ता सुनसान था, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। अचानक 4 बाइकें उसके सामने आकर रुकीं। काले कपड़ों और नकाब में कुछ लोग उतरे। हाथों में लोहे की रॉड और चाकू चमक रहे थे। आरव उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, आज तेरी जीत का जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। आरव ने इधर-उधर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली। तो आखिर कबीर डर कर यही करेगा। छुपकर वार। एक गुंडा उस पर झपटा और रॉड से वार किया। आरव ने तेजी से झुककर वार टाल दिया और अपनी नोटबुक से उसका हाथ रोक दिया। दूसरे ने पीछे से हमला किया, लेकिन आरव ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। कुछ मिनटों तक सड़क पर शोर गूंजता रहा। आरव ने बहादुरी से कई वार झेले। उसके होंठ से खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। आखिर में गुंडे उसे काबू करने लगे। उसी वक्त दूर से पुलिस की गाड़ी की सायरन बजती आवाज आई। गुंडे घबराए और भाग निकले। आरव जमीन पर। उसने खून से सनी नोटबुक उठाई और खुद से कहा, ये तो बस शुरुआत थी। कबीर ने जिस जाल में मुझे फंसाना चाहा, वही जाल एक दिन उसकी बर्बादी बनेगा। उसकी आंखों में पहली बार वह चमक दिखाई दी, जो किसी आम स्टूडेंट की नहीं बल्कि एक छिपे हुए बादशाह की होती है। अगली सुबह हॉस्टल में हलचल मची हुई थी। आरव रात भर की लड़ाई के बाद जैसे तैसे कमरे में लौटा था। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, होंठ फटे हुए थे और आंखों के नीचे नीला निशान था। क्लास शुरू होने से पहले ही अमीरा उसके कमरे के दरवाजे पर आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? अमीरा ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने आरव को देखा, उसका दिल धक से रह गया। हे भगवान, तुम्हें ये सब कैसे हुआ? उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थे। आरव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस गिर गया था। अमीरा ने उसकी आंखों में सीधा देखा। झूठ मत बोलो। तुम्हारे निशान बताते हैं कि ये किसी लड़ाई का नतीजा है। कौन था? बताओ मुझे। आरव चुप रहा। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। अमीरा ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा।
आरव, तुम क्यों सब कुछ अकेले झेलते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज भर्रा गई। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास सिर्फ खुशियां आए, दर्द नहीं। मेरा रास्ता बहुत कठिन है, अमीरा। ये रास्ता सबके लिए नहीं है। अमीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, तो मुझे अपने रास्ते का हिस्सा बना लो। मैं अकेले तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। आरव के दिल में कुछ हलचल सी हुई। वह जानता था कि उसके राज अब ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रहेंगे। लेकिन उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके संघर्ष में वह अकेला नहीं है। उसी समय हॉस्टल के बाहर से किसी की हंसी की आवाज गूंजी। कबीर दूर से खड़ा सब देख रहा था। उसने सिगरेट का कश लिया और बुदबुदाया, जितना ज्यादा ये दोनों करीब आएंगे उतना मजा आए।